देंगे कि किसको आखिर मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को हम लोग को क्या करना है, जानना है। तो सवाल है कि किसको आखिर इनहेरिटेंस कहते हैं। पहले इसको देखिए, किसको आखिर इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये जो करेक्टर है, करेक्टर्स ट्रांसफर, इससे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और इनहेरिटेंस को सबसे पहले जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, देखो, इनहेरिटेंस वाज फर्स्ट, देखो, साइंटिफिकली proved by G.J. मेंडल। और इस G.J. मेंडल को फादर ऑफ क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इसको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। G.J. मेंडल साहब ने सबसे पहले ये इनहेरिटेंस को क्या किया, समझाया कि किसको इनहेरिटेंस कहते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, अरिस्टोटल इससे पहले आए थे, फिर हम लोग पाइथागोरस साहब आए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनहेरिटेंस को बताया। इनहेरिटेंस को अगर लिटरली देखे तो बेसिकली क्या होता है, लाइक बिगेट्स लाइक। देखो, लाइक बिगेट क्या होता है, लाइक, यानी जैसा ऑर्गेनिज्म होता है वैसा ही ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, इसी को लाइक बिगेट लाइक। अब सवाल है कि लाइक बिगेट लाइक के लिए यानी इनहेरिटेंस के लिए कौन सा मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसके वजह से ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेंडल पहला व्यक्ति था जिन्होंने इसको क्या किया, समझाया कि भाई लाइक बिगेट लाइक के लिए कौन सा मॉलिक्यूल्स होगा। अगर हम लोग बात करें तो अब आता है कि हम लोग मेंडल ने क्या किया था, तो कहा था कि द फैक्टर, क्या कहा, द फैक्टर, इंसेप्टिक लाइन है इंट्रोडक्शन में, फैक्टर्स, ये क्या होता है, फैक्टर्स रेगुलेटिंग, देखो रेगुलेटिंग इसको रेगुलेट करता है, रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर, वाज, देखो, नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है। क्या इन्होंने कहा, एक इंपॉर्टेंट बात, कि जो फैक्टर है, मेंडल साहब बेसिकली किसको बताए थे, ये फैक्टर्स के बारे में बताए थे कि फैक्टर 7 पेयर ऑफ फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया था कि ये रेगुलेट करता है किसको, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को। ये वाज नॉट क्लियर, ये क्लियर आइडिया नहीं था। क्यों, इन्होंने बताया था फैक्टर क्या होता है, ताकि फैक्टर्स आर, देखो, ये समथिंग है विच इज, ये क्या होगा, हाईली स्टेबल, ये स्टेबल होता है, स्टेबल एंड ये ट्रांसफर हो जाता है किससे, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक जनरेशन से ये दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो आप ही सोचिए, क्या इन्होंने वर्ड किया, समथिंग, क्या कहा, समथिंग। तो समथिंग क्या है, पता नहीं। इसी समथिंग को पता करने के लिए लगभग कितने 1952 में इसने हर्शी एंड चेज ने समथिंग को कहा कि भैया ये समथिंग क्या है, डीएनए है।
क्या है ये समथिंग जो है जिसको फैक्टर कर रहा है मेंडल, ये बेसिकली डीएनए है जो कि क्या करता है, इनहेरिटेंस को ये कंट्रोल करता है। फिर हम लोग इसमें अगर देखें क्या कहता है ओवर, देखो ऐसे समझ में तो क्या हो गया जो क्लियर नहीं था, क्यों क्लियर नहीं था कि समथिंग है, फैक्टर कोई कंक्रीट चीज नहीं है, फैक्टर कोई सॉलिड चीज नहीं है, फैक्टर एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में कोई आइडिया क्लियर कट नहीं दे पाया। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इसमें है कि लगभग कितना साल लग गए, तो हम लोग इसमें कहते हैं ओवर, देखो ओवर ओवर द नेक्स्ट, ओवर द नेक्स्ट हंड्रेड्स ईयर, कितना साल, देखो 100 ईयर्स, 100 ईयर्स द नेचर, देखो द नेचर, इसका नेचर, द नेचर ऑफ द पुटेटिव, द नेचर ऑफ पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल, पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल, पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल, ये क्या होगा, वाज इन्वेस्टिगेटेड, वाज, देखो इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड, देखो दूसरा है कल्मिनेटिंग, देखो कल्मिनेटिंग, कल्मिनेटिंग इन द रियलाइजेशन, इन द रियलाइजेशन, इन द रियलाइजेशन, क्या रियलाइजेशन हुआ, रियलाइजेशन दैट, ये जो डीएनए है, देखो डीएनए ये क्या है, इज, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये जो डीएनए है यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब बात इसको समझिए, इस लाइन में कहता क्या है, इस लाइन में सबसे पहला पॉइंट आया नेक्स्ट कितना साल, नेक्स्ट 100 ईयर, तो नेक्स्ट 100 ईयर कहने का मतलब क्या है, मेंडल का वर्क कब हुआ, 1865, ये मेंडल का था, और देखो कब से 1953, ये किसका था, मेंडल का था, मेंडल ने फैक्टर कहा था, और 1953 में ये क्या आ गया, डीएनए आ गया। तो 1965 से लेकर 1953 लगभग कितना हो गया, 100 ईयर्स हो गए। ये क्या बताने के लिए, द नेचर ऑफ पुटेटिव, देखो वर्ड कौन सा है, वर्ड है पुटेटिव, पुटेटिव का मतलब है जैसे कोई विधायक पास होता संसद भवन में, या फिर आपने कोई चीज खोज किया और उसका एक हार्ड कॉपी आप किसके, अपने साइंटिस्ट के सामने, अपने टीचर के सामने रखा कि दिस इज माय हार्ड कॉपी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुटेटिव, पुटेटिव का मतलब रियली में, रियली है ना में, या हम लोग क्या बोलते हैं वास्तव में। तो वास्तव में जो पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड एंड कल्मुलेटिंग, कल्मुलेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सोच समझकर बताना, कम्युनिटिंग का मतलब होता है, देखो सोच समझकर, समझकर, सोच समझकर बताना, किसी चीज को सोच समझकर बताते तो कम्युनिटिंग कहते हैं। और इससे रियलाइजेशन हुआ क्या, जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो कहता है कि आगे इसमें क्या लिखते हैं, ये जो डीएनए है जेनेटिक है ना, वो क्या है, इज द, है ना, तो बेसिकली क्या है, द डीएनए है इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एटलीस्ट, देखो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, देखो एटलीस्ट, इसमें देखो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट, एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट मेजोरिटी, याद रखना मेजोरिटी ऑर्गेनिक, ये मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, यानी कहने का मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें आरएनए भी क्या होगा,
देखो कुछ ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें आरएनए भी क्या होगा, देखो इन सम ऑर्गेनिक सम ऑर्गेनिक आरएनए आरएनए इज also the genetic मटेरियल। ये जो आरएनए है ये भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। एग्जाम्पल में हम लोग जैसे वायरसेस है, ये वायरस में आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे देखो एग्जाम कौन सा, एचआईवी है, टीएमवी है, कोरोना है, ये सब जो है, ये सब जो वायरस है इसमें आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तथा आरएनए का कुछ एडिशनल रोल भी होता है। क्या है एडिशनल रोल, देखो याद रखना, सम एडिशनल, देखो एडिशनल रोल ऑफ आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा कुछ एडिशनल रोल होता है। तो पहला एडिशनल रोल में क्या है, जो पहला एडिशनल रोल एडाप्टर के रूप में, देखो ये एडाप्टर है ना, एडाप्टर को हम लोग टीआरएनए कहते हैं, टीआरएनए आता है। दूसरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैसेंजर, ये मैसेंजर की तरह काम करता है, मैसेंजर, जिसको हम लोग एमआरएनए कहते हैं। और तीसरा जो आता है जिसको हम लोग याद रखना कैटेलिटिक, कैटेलिटिक, जिसको हम लोग आर आर एन ए कहते हैं। तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये सब कुछ एडिशनल रोल है किसका, तो हम लोग कहते हैं ये आरएनए का। अब देखिए कि भाई ये जो जेनेटिक मटेरियल है, तो इस जेनेटिक मटेरियल में पहला नाम कौन सा एसिड का आता है, ये न्यूक्लिक एसिड का आता है। देखिए किसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसको डिस्कवर्ड किया, किसने डिस्कवर्ड किया, तो डिस्कवर्ड बाय, देखो फ्रिडरिच, देखो फ्रिडरिच फ्रिडरिच मिक्सर, ये फ्रिडरिच मिक्सर साहब ने तब इन 1869, देखो 1869 में इन्होंने किसको डिस्कवर किया, इन्होंने डिस्कवर किया, किसको डिस्कवर किया, तो हम लोग कहते हैं डीएनए को डिस्कवर किया। कहाँ पर, तो देखो इन द न्यूक्लियस ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस में मान लिख के डब्ल्यूबीसी बनाए। और इस डब्ल्यूबीसी में इस तरह से लोब्यूलर क्या होता है, देखो ये लोब्यूलर न्यूक्लियस होता है। और इसी न्यूक्लियस से इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था। तो जो आइसोलेट न्यूक्लियस से किया था, उसका नाम बेसिकली क्या रखा था, इसका जो नाम रखा था, देखो क्या नाम उसने रखा, यहाँ पे इसको केमिकल मिला और इस केमिकल का नाम, देखो यहाँ केमिकल है और इसी केमिकल का नाम इन्होंने क्या रखा, देखो न्यूक्लीन रखा। तो याद रखना है ये जो मिक्सर साहब है, कौन सा मिक्सर, फ्रिडरिच, देखो फ्रिडरिच एफ मिक्सर बोलिए, कौन सा मिक्सर, जो एफ मिक्सर है, देखो एफ मिक्सर, मिक्सर साहब ने क्या किया, देखो क्वाइन, क्या क्वाइन किया, क्वाइन द टर्म, कौन सा टर्म, क्वाइन द टर्म, याद रखना उस टर्म का नाम क्या है, न्यूक्लिन, ये न्यूक्लिन रखा। इस बायोकेमिकल नेचर, कौन सा नेचर, इसका जो बायोकेमिकल नेचर है, इस बायोकेमिकल नेचर को आइडेंटिफाई किया। देखो बायोकेमिकल नेचर
उसका बायोकेमिकल नेचर है वो आइडेंटिफाई, देखो आइडेंटिफाई बाय किसने, अल्टमैन। तो अल्टमैन एक दूसरा साइंटिस्ट है। अल्टमैन ने क्या प्रपोज किया, देखो अल्टमैन ने प्रपोज किया, देखो अल्टमैन अल्टमैन प्रपोज, क्या प्रपोज किया है, न्यूक्लिन, देखो न्यूक्लिन इज अ इज एन एसिडिक एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड, हेंस नाम पड़ गया कौन सा, न्यूक्लिक, देखो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। देखिए अगर न्यूक्लिक एसिड को देखे तो यहाँ बेसिकली दो तरह का होता है। देखो न्यूक्लिक एसिड में ये दो तरह का चीज होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। आरएनए डीएनए को डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को हम लोग राइबो न्यूक्लिक क्या कहते हैं, ये एसिड कहते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड को आरएनए कहते हैं और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को डीएनए कहते हैं। तो देखिए बेसिकली ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड हेट्रोपॉलीमर है। देखो जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड हेट्रोपॉलीमर, ये क्या है, हेट्रो हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसी न्यूक्लियोटाइड्स के हेट्रोपॉलीमर को हम लोग कौन सा एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो अगर आप डीएनए को जानना चाहते हैं, आरएनए को जानना चाहते हैं, तो पहले आपको किसको जानना होगा, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स को जानना होगा कि किसको आखिर न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो देखो ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्स, देखो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स, कि भाई कौन कौन सा एलिमेंट्स जो न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। तो सबसे पहला जो आता है न्यूक्लियोटाइड्स में एलिमेंट्स में कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, चौथा नाइट्रोजन है और पांचवा ये फास्फोरस। ये 5 डिफरेंट एलिमेंट है जो न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन सा मॉलिक्यूल से बना होगा, देखो न्यूक्लियोटाइड्स देखो न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ इसका बना होता है। तो सबसे पहला जो नाम आता है ये शुगर का, दूसरा जो नाम आता है नाइट्रोजेनस बेस का, और तीसरा जो नाम आता है वो फॉस्फेट का आता है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स है जो कि किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले शुगर को हम लोग देखते हैं कि भाई शुगर में कौन सा शुगर इसमें होगा,
तो शुगर में याद रखना, इसमें जो शुगर होता है उसका नाम होता है पेंटोज। देखो पेंटोज, और पेंटोज में बेसिकली कौन सा, एल्डो पेंटोज होता है। ये एल्डो पेंटोज शुगर यहाँ पे होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, C5H10, और ये क्या होता है O5। ये पेंटोज इसमें होता है। अगर देखें तो दो तरह का इसमें आता है, एक आता है इसमें राइबोस, देखो एक आएगा राइबोस, और एक आता है डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोस। एक सिर्फ राइबोस होगा और एक डीऑक्सी राइबोस होगा। अगर राइबोस का लीनियर स्ट्रक्चर बनाए तो CHO सी सी, देखो इसका अगर लीनियर स्ट्रक्चर बनाए राइबोस का, तो ये होगा CHO, फिर सी, फिर सी, फिर सी, और फिर ये क्या होगा, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और पांच में CH2OH। अब सब में क्या लगाना है, H लगाना है, सब में H लगाना। अब इसका अगर रिंग देखो तो इस तरह से क्या बनता है, ये रिंग बनता है। ये हो गया 4, ये हो गया 1। अब 1 किससे, 2 से, 4 किससे, 3 से, और 3 2 से क्या होगा, अटैच होगा। फिर यहाँ पे CH2OH, ये फिफ्थ होगा। देखो यहाँ से ये OH और यहाँ से H, फिर देखो ये OH और H, ये H और यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया, और फिर यहाँ पर H। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोज कहते हैं। और डिऑक्सी राइबोज का जो फॉर्मूला होगा, ये कार्बन तो 5 होगा, हाइड्रोजन तो 10 होगा, अब लेकिन ऑक्सीजन कितना होगा, 4 होगा। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे कितना था, C5H10O5। क्लियर है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया। देखो किस तरह से ये बनता है। अगर हम लोग राइबोज के स्ट्रक्चर को देखो, ये इस तरह से ऑक्सीजन बनाया, ये इस तरह से यहाँ पर C1 दिया, फिर यहाँ पर C2 दिया, यहाँ पर C4 दिया, और यहाँ पर CH2OH, ये 5 दिया, और फिर यहाँ पर ये 3 दिया, और ये क्या दिया, 2 दिया। देखो यहाँ पे OH होगा। अब देखो OH की जगह यहाँ सिर्फ क्या होगा, H होगा, ये H हो गया। फिर यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या दिया, H दिया। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसको हम लोग डिऑक्सी डिऑक्सी क्या बोलते हैं, राइबोज कहते हैं। ये केमिकली क्या होता है, ये केमिकली ये मोर स्टेबल होता है। ये केमिकली ज्यादा स्टेबल होगा इसके तुलना में। ये जो है केमिकली क्या होगा, केमिकली ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। और ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आरएनए में। किसमें होगा, आरएनए में। लेकिन ये जो राइबोज है, ये किसमें पाया जाएगा, देखो ये प्रेजेंट होता है इन डीएनए। ये डीएनए में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात किसका करते हैं, जो नेक्स्ट आता है वो नाइट्रोजेनस बेस का। कि भाई किसको आखिर नाइट्रोजेनस नाइट्रोजेनस ये बेस कहते हैं।
है ना। नाइट्रोजनस बेस को प्यार से ये एनबी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, ये देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और इसके रिंग में क्या होता है, देखो रिंग प्रेजेंट कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन इसके रिंग में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस ये 2 टाइप्स का होता है। ये 2 तरह का होगा, एक होगा प्यूरिन और एक होगा पाइरीमिडीन। एक प्यूरिन होता है और दूसरा पाइरीमिडीन होता है। जो प्यूरिन है, यहाँ पर 2 क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा। और यहाँ पर ओनली 1 क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा। देखिए इसका अगर एग्जाम्पल देखें, पहला है एडिनिन। एडिनिन जिसको ए कहते हैं। दूसरा है ग्वानिन जिसको हम लोग जी कहते हैं। देखिए इसका अगर एग्जाम्पल देखें, सबसे पहला साइटोसिन साइटोसिन जिसको हम लोग सी कहते हैं। दूसरा यूरासिल यूरासिल जिसको यू कहते हैं। और तीसरा देखो थाइमीन जिसको हम लोग टी कहते हैं। इससे क्या पता चला कि जो टोटल नाइट्रोजनस बेस है, टोटल नाइट्रोजनस बेस वो कितना हो गया, 5 हो गया। देखो टोटल नाइट्रोजनस बेस ये कितने हो गए, टोटल टोटल नाइट्रोजनस बेस और कितना हो गया, देखो 5 हो गया, ये 5 हो गए। टोटल नाइट्रोजनस बेस 5 है, लेकिन ये डीएनए और आरएनए में कितना होता है, 1। देखो क्या बोलेंगे, याद रखना, बट इन डीएनए एंड आरएनए ओनली क्या होता है, 4 नाइट्रोजनस बेस होता है। तो अगर हम लोग डीएनए का बात करें तो डीएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। आरएनए का बात करें तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है। मतलब क्या पता चला कि ये जो आपका क्या है, तो हम लोग यहाँ पर एक बात पता चला कि देखो ए जी सी ये क्या आर कॉमन है, ये कॉमन हो गया, कॉमन इन बोथ। इसमें तो हम लोग कहते हैं डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए और आरएनए में क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, है ना। ये डीएनए और आरएनए में क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो अब देखिए 1 by 1